कुंभ का मेला हर 12 साल में लगता है, लेकिन हिंदुस्तान में इक्विटी मार्केट में रिटेल और रिटेल से जुड़े सारे बिजनेसेस करने वाले मार्केट के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका मेला हर 12 महीने में एक बार लगता है। और पिछली बार इस कुंभ के मेले में मैंने डुबकी लगाई थी, और तब से मैंने ये डिसाइड किया कि हर साल मैं यहाँ पर आकर आप सब लोगों के बीच में एक वो फील लूँगा जो मुझे ये बताने की कोशिश करती कि हिंदुस्तान के मार्केट में आगे क्या होने वाला है। क्योंकि आज आप सब लोग जो हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पर आए हैं, हिंदुस्तान के मार्केट को, हिंदुस्तान के हर एक इन्वेस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो चेहरे पे आपके मैं मुस्कुराहट देख रहा हूँ उससे मैं समझ सकता हूँ कि आप कितने खुश हैं। हाउ इज द जोश? ये हुई ना बात। ओके, अच्छा, दो खास मेहमान मेरे साथ में हैं। रामदेव सर हैं। जब भी जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि भाई मार्केट घट जाएगा, खराब हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, मेरे दर्शक, हमारे इन्वेस्टर्स बड़ी चिंता कर रहे हैं, थोड़ा मतलब है ना वो टॉनिक चाहिए, बूस्टर चाहिए जो कॉन्फिडेंस देगा। अनिल धर्मत, अरे ये तो सही टाइम है लेने का। तब मैं रामदेव सर से मिलता हूँ, फ़ोन करता हूँ। और दूसरे समीर सर हैं। मतलब जब भी मेरी ये इच्छा होती है कि मैं मार्केट के बारे में सही सही और सच्ची सच्ची बात सुनूं, तो एक ही आदमी है, क्योंकि ये वही बोलते जो इनके दिल में है। तो समीर सर बताइए, इस वक्त आपकी फीलिंग इक्विटी मार्केट को लेके लाइफ टाइम हाई वाली है या नहीं? और अब तक अपनी आपके पूरी इतिहास में जितनी आपने तेजी की है, जितने आपने मार्केट को देखा है, सबसे ज़्यादा बुलिश अभी हैं आप? मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए ओवर बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल टाइम्स में भी आप ऑल्टरनेटिव से बेटर करते हैं। तो अगर मार्केट में डालने के लिए आपको ये स्टोरी चाहिए कि ये सबसे बेस्ट टाइम है, ये नेवर बिफोर टाइम है, दैट इज़ ओवर डूइंग इट। उसका मतलब पहले बड़ा ख़राब रहा है। एक्चुअली मैंने दिखाया था अपनी प्रेजेंटेशन में कि लास्ट 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 5 ईयर्स, सब में इंडियन मार्केट हैज़ डन वेरी वेल। तो उतना भी रिटर्न काफ़ी है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उस रिटर्न का कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। वी डोंट नीड टू से कि इससे बेटर टाइम नहीं है, वो वैसे इक्विटी अच्छी मार्केट है, अच्छा टाइम है, उससे ज़्यादा आएगा तो वी विल टेक विद बोथ हैंड्स। मेरा कहने का मतलब है लास्ट 20-25 साल के रिटर्न विद हायर कॉन्फिडेंस वी कैन से, बट मुझे नहीं लगता कि आपको 25% पर एनम रिजल्ट मतलब मिलेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड। वो मिलेंगे 15-20% के रेंज में ही, जो पहले भी मिलते हैं। फर्क इतना है कि पहले फील कम करते थे, अब कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा है। सर, आपका भी कॉन्फिडेंस लाइफ हाई पर है? हमारा तो 37 ईयर से लाइफ टाइम हाई चल रहा है कॉन्फिडेंस। तो मैंने ऐसा ही नहीं कहा कि जब भी लो फील करता हूँ तो रामदेव सर के पास क्यों जाके मिल लेता हूँ। पूरा ऐसा इंजेक्शन देते हैं, बूस्टर डोज, कि क्यों मंदी में भाई क्यों सोचता है घट के कितना घट जाएगा, 2000 पॉइंट बढ़ने में 20,000 पॉइंट, ये रामदेव सर कहते हैं जी। भाई देखिए, हमने जब चालू किया, पहला स्टॉक खरीदा मैं 1980 में, तो 100 सेंसेक्स था, निफ्टी था तभी, सेंसेक्स 100, आज 65,000 है। 650 गुना तो मेरे सामने हुआ है, हालांकि काफ़ी ऊपर नीचे भी हुआ है। मेरे पोर्टफोलियो 3 बार 65% करेक्ट हुए हैं, लेकिन बाजार ये युद्ध का मैदान है, छोड़ने का नहीं। जब तक मतलब पैसे बनेंगे फॉर श्योर। अब सवाल क्या है कि वो युद्ध आपको लड़ना नहीं लड़ना। देखिए, युद्ध में मार पड़ सकती है, वो भी ख्याल रखना जरूरी है। ज़्यादा उनको सबको चलेंगे चाह पे चाहो मत कि भैया वन वे है करके। नॉट अ डेड कैपिटल गारंटीड मार्केट, देयर इज अ रिस्क, कैपिटल इज एट रिस्क। लेकिन ये बात पक्का है, आपको 12 से लेके 25 तक मिलेगा। ओके, आपको जितने इन्वेस्टमेंट है। 12 कब मिलेगा? जब पूरी आंधी तूफान चल रही हो, कोविड हो, संसार एकदम बंद हो, तब आपको 25 मिलेगा। जब आप सब तरफ पूरा ऐसा लग रहा है चाहूँ और इंडिया इंडिया बोल रहे हैं, तब 12% मिलेगा। अच्छा, हाँ समीर सर, ये तो मेरा कहने का मतलब है एनुअलाइज रिटर्न इंडिया का घूम फिर के इंडेक्स का, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अच्छे वाले फंड मैनेजर हैं, इंडेक्स का करीब 15% टाइप इंडेक्स रिटर्न रहा है। उसको 20 करना आसान नहीं है।
लेकिन वो 15% विद हायर कॉन्फिडेंस, विच मीन्स आप एलोकेशन थोड़ी ज़्यादा कर दें, या अगर वो बीच में करेक्शन हो तो उसमें भागे ना, वो कॉन्फिडेंस हाई हो सकता है। करेक्ट। बट ज़्यादा नंबर ऑफ बायर, ज़्यादा FI आने से एक्चुअली थ्योरेटिकली 15 को 20 नहीं होना चाहिए उस रीज़न के लिए। ये मेरा कहने का। तो समीर सर, अभी जो रामदेव सर ने भी बोला कि वो कभी कभी बीच में पोर्टफोलियो 65% भी कम हुए सर के, है ना, 3 बार ऐसा हुआ। अभी ये ना 2020 मार्च 2020 के बाद नए रॉबिनहुड्स आए हमारे इंडियन मार्केट्स में भी, ग्लोबल मार्केट्स में भी। इनको मैं अभिमन्यु भी कहता हूँ। इनको चक्रव्यूह में घुसना तो आता है हाँ, करेक्ट। निकलना अभी किसी ने सिखाया नहीं है, राइट। अब ये है ना, इन्होंने अभी तक मंदी देखी नहीं। मंदी क्या होती है? मतलब जैसे मुंबई में पैदा होने वाले बच्चों को पता नहीं होता ना, लाइट भी जाती है। हाँ, वो वैसा हाल है इनका। मंदी भी होती है क्या? मंदी का मतलब है कि 2 दिन मार्केट नीचे रहा, वो मंदी। सो अभी तक तो वो कभी ये फील ही नहीं आई। इनको कब और कैसे आएगी ये फीलिंग, वो जरा समझे, उसके लिए कैसे प्रिपेयर होना है? जी, वो तो इसलिए हम बार बार मैं प्रेजेंटेशन भी कहता हूँ कि पहले इक्विटी मार्केट की पावर को समझो। दैट आपका हो सकता है आपका स्टॉक ना चले, स्टॉक में एवरेज ना करो, उस पोर्टफोलियो मैनेजर से नाराज हो जाए, उसको ना दो। लेकिन जब मार्केट 30-35% गिरे तो आपने एक तो छोड़ना नहीं है, बल्कि अगर पॉसिबल है तो एवरेज करो विद वट एवर अदर इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसी और का फंड करो, कुछ और खरीदो। बिकॉज उसी का बार बार आप एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री में देखें, हर बारी मार्केट ने उसको रिकवर करना है। और अगर मार्केट ने उस फॉल को रिकवर करना है तो एनी मनी जो यू हैव इन्वेस्टेड ड्यूरिंग दैट फॉल, दैट मीन्स उसको डिस्प्रोपोर्शनल रिटर्न मिल रहा है। उसके लिए आप वर्ल्ड वॉर से पहले जापान में चले जाओ, वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी का देख लो, आप US का 1929 में देख लो, 2001 में देख लो, वो सब हो जाते हैं। बिकॉज मार्केट्स कंटिन्यू टू डू वेल, बिकॉज मार्केट्स अनलाइक फ्यूचर्स एंड ऑल जीरो सम गेम नहीं है। उसमें हर साल अगर इंडिया की मार्केट ले तो 12-14% या 12% रुपी में GDP ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहे हैं, तो घूम फिर के आपको वो 12% मिलने हैं। ये रिटर्न में है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में, कि आपका अगर आज सपोज 19p है जो भी है, एंड 15 साल पहले अगर कभी भी या जितने भी साल पहले 19p था, कभी तो था ना, दैट मीन्स उन दोनों के पॉइंट्स के बीच में एग्जैक्टली प्राइस और अर्निंग 1 to 1 चले हैं, कभी वो वापस 19 आ सकता है। तो ओवर लॉन्ग टर्म ये पक्का है कि प्राइस अर्निंग के साथ चलेगा। लेकिन आपको ज्यादा रिटर्न जो मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि बीच बीच में वो 30% गिरेगा, फिर 15% बढ़ेगा। उस चीज को हैंडल करना इज द बेसिक थिंग, बाकी कुछ नहीं है इन इक्विटी मार्केट। तो सर सवाल ये आपसे थोड़ा सा घुमा कर है, वो ये कि 2020 के बाद से कोई ढंग की मंदी देखी नहीं है, और अब घटता भी है तो इन्वेस्टर्स, सब ब्रोकर्स, फ्रेंचाइज, आपके जितने भी ये सब लोग हैं, ये डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, और पूरा कॉन्फिडेंस है, हाँ ठीक है ना, घट गया तो क्या हो गया, भाव तो आ जाएंगे, सब वापस आ जाएगा, हाई भी बनाएगा। ये इनकी इग्नोरेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? सर रियलिटी देखिए, अभी क्या हुआ है कि मेरे को ऐसा लगता है इट्स अ रिवोल्यूशन। जो आपका जो कोविड हुआ, जैसे Y2K हुआ तो इंडियन टेक इंडस्ट्री हुआ, ऐसा जब कोविड हुआ उसके कारण से ये रिटेल जो है ना पूरा मास रिटेल हुआ, क्योंकि तब तक ऑनबोर्डिंग बहुत कम था। थैंक्स टू KYC, स्ट्रिक्ट KYC बहुत कम ये था, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। अभी क्या हुआ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था और आपको ऑनबोर्डिंग अलाउ कर दिया। फर्स्ट मंथ जनवरी 2020 when they allowed digital onboarding, 4 million customers came on 30 million, 4 million customers। अभी आपको देखिए 3 साल में हो गए 123 मिलियन कस्टमर हो गए। एवरी मंथ वी आर गेटिंग 2 million मोर कस्टमर्स। तो जो मार्केट का हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है और जो एक्चुअली दैट इज़ अ रियल इक्विटी रिवोल्यूशन, सो ये जो चालू है, और उस बीच में क्या हुआ, गोरे जो है थोड़े ठंडे पड़ गए। तो उस समय जो मतलब उनका सेल हुआ $30-40 बिलियन, वो सब का सब पूरा एब्जॉर्ब हो गया। आप कोई भी कंपनी जाइए, जैसे मेरे यहाँ 5 में से मोतीलाल ओसवाल के 5-6% या 10% कोई इंस्टीट्यूशन ने बेच दिया, तो मेरे पास 30,000 शेयर होल्डर थे, अब बढ़ के 1 लाख हो गए। पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरा जितना इंस्टीट्यूशनल माल बिका या आपका इसका FI का सब रिटेल में गया। कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं खरीदा है, कोई रेयरली खरीदा होगा। सो अब क्या है, जब उनको वापस चाहिए तो उनको सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, और वो मिलने वाले नहीं, क्योंकि अभी भी वो जो बारात जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ये जो बड़ा करेक्शन तब होगा जब बाजार कुछ ऐसा मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा कि भाई मतलब 1 साल में 40% बढ़ गया, 80% बढ़ गया, यहाँ से तब जाके करेक्शन, मतलब अत्याचार होना जरूरी है। जब ऊपर साइड अत्याचार होगा तब नीचे साइड अत्याचार होगा, अभी नहीं हुआ है।
ऐसा मुझे लगता है। तो यूफोरिया बना नहीं है नहीं, अभी यूफोरिया का तो जीरो जी, जीरो। अगर आप हाँ, जीरो है। जीरो है, क्योंकि अगर आप 1.5 साल का रिटर्न देखें, डॉलर में जीरो रिटर्न है। लास्ट ईयर मार्केट नियरली फ्लैट थी और 10% करेंसी में गए, और अब मार्केट 10% अप है और करेंसी फ्लैट है। सो 18 मंथ्स रिटर्न इन डॉलर टर्म्स इज जीरो। अगर इस साल का देखें, अगर निफ्टी को देखें, सो निफ्टी 7 मंथ्स में अप है करीब 9-10%। तो उसको आप एनुअलाइज कर दो तो 15-16% जो भी अप है, उतना तो नॉर्मल एवरेज रिटर्न है हमारी मार्केट का रुपीज में। नहीं आया तो अभी कुछ नहीं हुआ है। ये मार्च से आप कहते हो थोड़ा लगता है कि मार्च से बढ़ गई है, बट ऐसे 2-2 महीने के तो हजारों एपिसोड आएंगे। करेक्ट। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो आपने कहा ना कि ये एक रिवॉल्यूशन है, क्रांति है जो रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से आई है। तो मैं कई बार टीवी पे भी बोलता हूँ, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि अब है ना, अगर आप लोगों को कोई रिटेल विटेल बोले ना, तो मतलब ऑब्जेक्शन ही ले लो। आप किसी भी लिहाज से रिटेल रहे नहीं। आप लोगों में इतनी ताकत हो चुकी है कि आप किसी एफआईज का मुकाबला कर सकते हैं, और अगर कोई लोकल फंड्स मार्केट में लड़ रहे हैं एफआई से, तो आपके दम पर लड़ रहे हैं। इसलिए आपका नाम, और इसीलिए आपका नाम न रिटेल है, न स्मॉल इन्वेस्टर है, न रॉबिन हुड है, न अभिमन्यु है। आप हिंदुस्तान की तीसरी महाशक्ति, आप ही मार्केट हैं, यही मार्केट, आप ही मार्केट है। और इसीलिए हम एफआई से डीआई बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, अरे मैं, ट्रस्ट मी, मैंने इतने इंटरव्यू समीर सर के किए हैं। मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, सर सिंगापुर से इंडिया कब आओगे? अभी तो यही ठीक चल रहा है जी, मतलब थोड़ा वो टैक्स वैक्स के रूल ऐसे हैं जो यहाँ पे रह के फायदा। ऑनर इंटरव्यू कई बार आपने बोला है सर। मैं तो अभी भी वही होऊंगा, लेकिन बट दिस इज, ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है कि हर फंड मेजर, हर फंड हिंदुस्तान में अभी रहना चाहता है। ये एक बड़ी बात है। तो सर आपने कहा कि 37 साल से आप बुलिश हैं, ठीक है। आपने 37 साल पहले एक टिकट खरीदी थी पिक्चर की, मूवी की, राइट? आप थिएटर में घुस गए, मूवी देख रहे हैं। अभी ये मूवी कहाँ तक पहुँची है? ये मतलब इंटरवल के आसपास है, इंटरवल पार हो गई है, क्लाइमैक्स के नज़दीक है, किस लेवल तक? 3 घंटे की जो पिक्चर है जो आपको अपनी लाइफ टाइम में देखनी है, उसमें कहाँ पहुँचे हैं आप? पिक्चर बस शुरुआत हुई है अभी नाम ही आ रहे हैं, क्रेडिट्स सिर्फ अभी तक। सब जितने प्रेजेंट करते हैं सब हम लोग, सब समीर से तो हमने सीखा बहुत कुछ, लेकिन हम लोग सब ट्रेलर, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द ट्रेलर। क्या बात है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि देखिए हर आदमी का लाइफ टाइम लिमिटेड होता है, लेकिन ये जो रियल अमृतकाल है, और अमृतकाल इसके लिए है, पॉलिटिकल टर्म नहीं, अमृतकाल इसके लिए है क्योंकि ये जो रिटेल रिवोल्यूशन हो रहा है। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप कब होता है? जब आपके पास कैपिटल हो। बाकी आइडियाज तो सबके पास होते हैं, हम ही सब इंटरप्रेन्योर हैं, सब इंटरप्रेन्योर भाई लोग यहाँ पर। अब उसमें होता कब है? जब आपका पास कैपिटल हो, आपके पास इक्विटी हो और डेट हो, राइट। आज के दिन में बिकॉज ऑफ दिस 250 मिलियन, 120 मिलियन और जो 250 मिलियन हो जाएगा, देर इज नो डर्थ ऑफ इक्विटी। फर्स्ट टाइम है मेरे 40 साल की हिस्ट्री में कि आप, हम सब चार्टर्ड अकाउंट, हम दोनों चार्टर्ड अकाउंट हैं, आप ये समझो कि बिना इक्विटी के कुछ नहीं होता है। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुआ 2010-2020 के बीच में? सब जितने प्रोजेक्ट्स है बड़े, उसमें इक्विटी था ही नहीं, सब घुमाया हुआ इक्विटी था या हाईली लिवरेज था। अब जो है ना ट्रू इक्विटी आ रहा है। अब पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज डिलीवरेज, उनके पास एक्सेस इक्विटी है और डिलीवरेज कर रहे हैं। अब देखो हर क्वार्टरली देखो, हम और इतना नीचे आ रहे हैं, हम और L&T जैसा कंपनी बोलता है कि हम बाईबैक करेंगे, इतना एक्सेस कैश हो रहा है, राइट, जीरो डेट होते आ रहा है। अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज कंप्लीटली एक्सेस इक्विटी। डेट साइड देखिए आप, ऑल द बैंक्स इंक्लूडिंग द मार्जिनल PSU बैंक्स, उनकी बैलेंस शीट देखिए आप, 0.4-0.3% नेट NPA, ट्रू, कैपिटल इक्विटी 15-16%। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो आपको डेट देने के लिए मशीन तैयार है, ग्लोबल डेट इज अवेलेबल, लोकल डेट इज अवेलेबल, रिटेल डेट इज अवेलेबल। आपको सीड लेवल पे, आपको ग्रोथ लेवल पे, आपको बड़े लार्ज प्रोजेक्ट के लेवल, हर लेवल पे आपको इक्विटी तैयार है। अब एंटरप्रेन्योर का चांस है, हाउ ही वांट्स टू प्ले। तो यहाँ पर जो सरकार का रोल है, रेगुलेटर्स का रोल है कि हाउ डू यू मेक द परमिट्स फास्ट। एब्सोल्युटली, कि भाई आपको बिल्डिंग बनाना है मुंबई में, तो ऐसा 6-6 महीने तक वेट करने की जरूरत ना पड़े। वहाँ पर सरकार का जो, मोदी साहब को जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो काम आएगा, ताकि हर एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी मिले और बहुत रैपिडली आगे बढ़े। सो मेरे को लगता है ये समय है, ये हो रहा है, चालू हो गया, चालू हो चुका है। जो बाजार में हो रहा है वो सब जगह हो रहा है।
सो मुझे लगता है ये शुरुआत है जी। आपको 3.5-4 ट्रिलियन हुआ है और अगला 10 साल 2030 में हम 8 ट्रिलियन रहेंगे। मैं बताता हूँ कितना भी आप जोड़ भाग कर लो, राइट। 8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी जब होगा 2030 में, तो वो कैसा होगा वो कोई नहीं बता सकता। इट विल बी एक्सपोनेंशियल। वाओ, ओके। अच्छा, रामदेव सर ने जो बोला उसमें एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो मेरे समझ में आया, अब से लेकर जब हिंदुस्तान की आज़ादी के 100 साल होंगे, अमृतकाल, पैसे बनाने के 2 ही तरीके हैं। सर ने कहा एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्री, यानी कि या तो आप कोई बहुत अच्छा बिजनेस करें, जो भी करें, जैसे आप अगर इक्विटी मार्केट से रिलेटेड बिजनेस में जो भी है आप एक अच्छा बिजनेस कर लें, और अगर आप अच्छा बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें। ठीक है सर, दोनों में पैसे बनेंगे। हाँ, पक्की बात। 100%। ओके सर, जब मैं आ रहा था तो काफ़ी लोग मुझे बाहर मिले, उन्होंने बोला कि ये अमृतकाल वाला जो टॉपिक रखा है ना, उसमें ना समीर सर से पूछ लेना कि जब 25 साल बाद निफ्टी या सेंसेक्स कहाँ होगा, वो बता देना ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हमें पैसे लगाए रखने की नहीं रखने। वो तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है जी, 1.14 टू द पावर ऑफ 25 इंटू 20,000 अप्रोक्सीमेटली। फॉर्मूला सर इतनी मैथमेटिक्स आती तो एंकर थोड़ी बनता है। मतलब वो मुझे भी नंबर नहीं पता। देखो फर्क है सर, बेसिकली सवाल पूछने में और जवाब देने में बड़ा फर्क है। बेसिकली जी कहने का मतलब है कि ये एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि ये मूवी कौन किस स्टेज में, ये मूवी नहीं है, ये सीरियल है। उसमें पार्ट्स आते रहते हैं, फिर नया सीजन, फिर नया सीजन। बेसिकली मेरी तो एक लाइन है बार बार कि आपको इक्विटी से बेटर रिटर्न नहीं मिलने कहीं ओवर एनी पीरियड। सेकेंड, आप बाकी जो जैसे यूएस मार्केट को देख लो लास्ट 30 साल में, उसका भी रिटर्न रुपी टर्म में 12-13% पर एनम है। इसलिए 13-15% बनाना इंडेक्स के लिए आसान है। तो इंडेक्स लेवल पे आप उसको जितने मर्जी साल मल्टीप्लाई कर दो, अब मेरे को भी नहीं पता कि 25 ईयर्स में कितना वो होगा, 16 टाइम्स, 3 से 3.5 लाख निफ्टी इंडेक्स एज पर हिम। 3.5 लाख की निफ्टी। अब बोलो किसको बेचना है? अब किसको बेचना है? कौन कौन शॉर्ट करना चाहता है मुझे बताइए, जरा जरा हाथ खड़ा करिए, शॉर्ट कौन करना चाहता है? देखो 1-2 लोग ही होंगे, आपकी फोटो आएगी, हिम्मत कर। नहीं, क्या बात कर रहे हो, एक साथ सब बुलिश है। तो बेसिकली मैं पूछने का पीछे पर्पज ये है कि आप 15% बोलते हो ना तो इनको बहुत कम लगता है, वो मैं और 20,000 का निफ्टी 3.5 लाख बोलते हैं, एकदम सब चौड़े हो जाते हैं कि हाँ अब ये ठीक है। मैं तो इन्फोसिस से सीख रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन लो रखो। अच्छा, ओ माय गॉड, मतलब 3.5 लाख भी कंजर्वेटिव टारगेट है समीर सर का, समझ लीजिए। तो रामदेव सर, आप तो जब इंटरव्यू के लिए आते हैं सर, स्टूडियो में घुसते हैं, माइक पर, अनिल कैसा है मार्केट आज, ऊपर है नीचे है, इंडेक्स लेवल क्या है? तो मतलब सर तो इंडेक्स देखते ही नहीं, मतलब मुझे याद नहीं आता कि कब सर इंडेक्स, उनको तो अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से मतलब है। राइट सर। तो अब आपने इंडेक्स देखना शुरू किया कि नहीं? क्या फ़ायदा क्या है? सिर्फ अल्टीमेटली एक बात क्या है कि यू हैव टू बी फुल्ली इन्वेस्टेड, कि भाई आपके पास 1 करोड़ रुपये है, आपको 50% डेट करना है फॉर वॉट एवर रीज़न, और 50% इक्विटी करना है, फिर उसमें कंजूसाई नहीं करना। वो 50 लाख में पूरे 50 लाख आपको बाजार में रहना चाहिए। आप करो मस्ती, जो खरीदना बेचना है ये बेचो, वो खरीदो, इसका डबल टॉप होगा, इसका ट्रिपल टॉप होगा, करो जो करना है, समझे ना? बट डोंट स्पेकुलेट एंड स्टे इन्वेस्टेड इन द मार्केट। क्योंकि क्या है, किस दिन 5% बढ़ेगा वो आपको मालूम नहीं, और वो 5% आप नहीं रहे तो उसका फिर कोई ये नहीं है, क्या नाम है, भरपाई नहीं है। कभी भी कुछ भी कर लो, नहीं कर सकते भरपाई, और कोई तरीका नहीं है। मैं कितने पंडितों को देखा हूँ, कोई नहीं बता सकता 5% किस दिन बढ़ेगा, और बढ़ता है उस दिन जिस दिन आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो। सो उसी कारण से द ओनली वे इज 365 आउट ऑफ 365 डेज यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड। तो सर आपकी तो एपेटाइट बहुत कम है, मुश्किल से आप 2 चपाती खाते होंगे, राइट? हाँ, सुबह 2 चपाती, शाम को ज़्यादा दाल रोटी, और क्या है, जो कुछ है वो भी आप डोनेट कर रहे हो, राइट? तो आपको तो क्या है, ज़्यादा कुछ खास जरूरत है नहीं। अब ये बताएं कि मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट चपाती खाने की तरह है इस वक्त, तो आपने कितनी खा रखी है? मतलब जितनी आपके पेट में जगह है पूरी भर रखी है, या थोड़ी कम खाई है, या थोड़ा सा ज़्यादा,
या ठूस ठूस कर यहाँ तक आया हुआ है? मैं 37 साल से पूरा ठूस ठूस के खाया हूँ, समझे ना। मैं कभी 1 टका कैश नहीं देखा हूं मैं, चाहे वो पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो, चाहे 1000 करोड़ का हो, मैंने कैश देखा ही नहीं। आई डोंट बिलीव इन, मैं बहुत अनईजी लगता है मेरे को। अच्छा। कैश में रहता तो मेरे बहुत अनईजी लगता, कभी बाजार बढ़ जाएगा करके, मैं बहुत डर, आई एम टेलिंग यू ट्रूथ, मेरे बहुत डर लगता कैश है। क्या मतलब बाजार बढ़ने से डर लगता है? हाँ भाई, मेरे पास कैश है ना, कैश है थोड़ी बढ़ेगा वो। यदि मैं बैठा हूँ मान लो सर समझ लो 50 टका कैश में हूँ मैं, या 20 टका कैश में हूँ, और बाजार 5 टका बढ़ गया, आई फील रियली स्वेटिंग, ऐसा लगता है मुझे। माय गॉड। सर आप कितने इन्वेस्टेड हैं? नहीं जी, हम तो लॉन्ग शॉर्ट फंड करते हैं, हम निफ्टी भी शॉर्ट है अभी हमारा। सो हमारा नेट है। अच्छा सर, आपके साथ ऐसा होता है कि जैसे इनका 5% बढ़ गया और बड़ा अनकंफर्टेबल अनईजी, आपको कभी ऐसा लगता है कि आज मैं शॉर्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मैं सो नहीं पाऊंगा? तो एक्चुअली मैंने 18 साल से कभी नहीं हुआ कि मैं शॉर्ट ना हूँ साथ में। सो ये जो हमारी परफॉर्मेंस जो थोड़ी अच्छी है थोड़ी, वो 70%, अभी तो 62 नेट से है वो परफॉर्मेंस, बट अभी वी आर 70 नेट। बट हम कभी भी लॉन्ग शॉर्ट फंड में 75-80 से ऊपर नहीं जाएंगे, अदरवाइज लॉन्ग ओनली फंड तो पूरा इन्वेस्टेड होता है। लेकिन ये जो 5% बढ़ने वाली स्टोरी है, वो कई बार 5% घटता भी हो, हम बड़े खुश होते हैं। एक्चुअली मैंने 2008 के बाद सीखा कि हर वक्त बुलिश होने का कोई खास फायदा नहीं है, बुलिश होने का फायदा है। ओके। एक्सट्रीम बुलिशनेस का फायदा नहीं है। जैसे कि हर चीज में कहो कि जी इसमें इंडिया को फायदा है, 4 बंदे यूक्रेन में मर गए तो वो 4 बंदे कम वीट खरीदेंगे तो इंडिया को वीट ज्यादा मिल जाएगी, इतना ज्यादा नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट बड़ी अच्छी है, इक्विटी मार्केट्स हैव ऑलवेज डन वेल। आपको इन्वेस्ट भी मोस्टली तो फुल्ली करना है, करेक्ट, लेकिन लास्ट के 5-10% एक्चुअली मेरे हिसाब से आपको नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए। तो साइकोलॉजिकली आप ज्यादा खुश रहोगे कि अगर करेक्ट हो गई तो आप कहोगे अच्छा मुझे मौका मिल गया 5% का, मैं तो इसकी वेट कर रहा था। अगर आप 100% अब इन्वेस्टेड हो तो जिस दिन गिरेगी यू कैन नॉट एक्ट, उसकी वैल्यू है, साइकोलॉजिकल वैल्यू है उसकी। अनलेस अंटिल you have some other रेवेन्यू स्ट्रीम, उसमें ना कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम रामदेव सर की तरह रोज ब्रोकरेज बन के रोज मिल रही है शाम को, है ना, रोज ब्रोकरेज आती हो तो मीटर चल रहा है ना, तो वो तो लगा सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली, वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, करेक्ट। तो यू शुड बी बुलिश, वेरी बुलिश, बट नेवर ऑल द टाइम एक्सट्रीम बुलिश, ये मेरा मतलब मैं पहली बार ऐसे देख रहा हूँ कि सर आप पे मतलब मैं 20 साल से ऐसे ही कर रहा हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं? अच्छा 20 साल से मैं पहचान नहीं पाया। तभी आप मुझे हर वक्त स्माइलिंग मुझे देखते हो, क्योंकि मैं हर वक्त गिर गई तो खुश, कभी बढ़ गई तो खुश। हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब सब कुछ अच्छा लग रहा होता है तो हम ये भूल जाते हैं कि कुछ खराब या कुछ कम अच्छा भी हो सकता है। इस मार्केट की सबसे बड़ी रिस्क क्या है रामदेव सर? कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ। अच्छा, वो मतलब देखिए यहाँ पर मेरे ख्याल से वो गौतम दुगर बैठे होंगे, साल के शुरू में हमको पूरा चकमा दिखाते हैं कि भैया इस साल 25 टका बढ़ने वाला है। हाँ, जैसे अभी 810 रुपया अभी उनका इस साल का लास्ट ईयर का निफ्टी EPS है, तो अभी से 960 रुपये लगा के बैठे हुए हैं। हर महीने उसको एक बार फ़ोन करता हूँ मैं, भाई तू अभी वहीं खड़ा है ना करके। तो क्योंकि वो लोग पूरे 50 कंपनी को फ़ोन करके पता करते रहते हैं। करेक्ट। तो वो जितना अच्छे से काम कर सकते हैं कंप्यूटर में बैठ के, हम नहीं कर सकते। हमको L&T मिल के आ गए, रिलायंस मिल के आ गए, ऐसे सब हमारा 2-4 कंपनी में होता है कनेक्ट, एंड मे बी वी आर रीडिंग द पेपर्स, बट उनका पूरा मैथमेटिकल होता है। अब वो अर्निंग्स इस साल यदि 950-60 आ गया बाई चांस, तो ये प्राइस में नहीं है, क्योंकि हर साल क्या होता है ये वैसे 25 टका चालू करते हैं और आखिर में 10-12 टका में ख़त्म कर देते हैं मामला। तो ये इस साल का जो है सो सस्ता है भाई। 2000 सबके सब क्या बात करते हैं, कोई 19 की बात नहीं करता TTM, सब बात करते हैं 24 के मल्टीपल का। भाई 950 रुपये आएगा तो करीब समझ लो 21-22 का P मल्टीपल, ये सब बात करते हैं। लेकिन वो 21-22 इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच अर्निंग्स यू डिलीवर। If you deliver only 850, 860 or 900, then it is more expensive 24-25 times. Correct. तो मुझे लगता है सबसे बड़ा, देखिए बाजार सस्ता नहीं है, कोई हिसाब से सस्ता नहीं बाजार, नहीं है सर, नहीं है, सस्ता नहीं है बाजार। बाजार बहुत रिजनेबली प्राइस है आउट से। ओके, अब उसमें क्या है कि लेकिन जो अर्निंग्स जो बिल्डअप है यहाँ पर, जो पोस्ट कोविड जो रिवाइवल है, उसका जो एक फुल मोमेंटम जो आने का है, जो 20-25% जो अर्निंग्स में आने का है, वो अभी तक हुआ नहीं है। एटलीस्ट इट हैज़ नॉट डिलीवर्ड। ओके, वो इस साल में डिलीवरी है। यदि बाई चांस अर्निंग्स यदि 5-7 तक आया
तो मेरे लिए लगता है बहुत ज़्यादा फ्यूल है मार्केट पे। Okay. लिक्विडिटी में कुछ भी हो सकता है कि भाई एफआई पागल हो गए, उनको हर भाव से इंडिया खरीदने का है, 25 का पीएम भी खरीदने हैं, 30 का पीएम खरीदने, उसका कोई शायद भाई साहब को ज़्यादा अंदाज होगा कि कितने पागल हैं वो लोग अभी कर, क्योंकि 4 महीने पहले तो बहुत निराशाजनक थे लोग। करेक्ट। वो रोड शो से आया तो बोला वो 40 लोगों से मिला, 40 के 40 बुलिश है करके, तो वो मेरा डर लगता है तो उसके कारण से क्या है कि वो कितना खरीदेंगे, उनके पास पैसे बहुत हैं, हमारे पास पैसे लिमिटेड है, उनके पास पैसे बहुत हैं। यदि मान लो 3-4% यदि चाइना से इंडिया में शिफ्ट हुआ तो मतलब यहाँ पर तूफान ही आ जाएगा, जल प्रलय हो सकता है इस टाइप का। तो वो जो है उस टाइप का सिर्फ बाजार में कुछ भी हो सकता है, ये सब प्रॉपर्टी है। लेकिन जो रियल डेंजर है मेरे लगता है वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स का। ओके, तो अगर कंपनियों की कमाई कम हुई तो वो सबसे बड़ी रिस्क है मार्केट के लिए, तो आपको हर क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने हैं जी बिजनेस के साथ। अच्छा मुझे इसमें एक पॉइंट है मेरा जी। कि कई कंपनियों के रिजल्ट है उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। जैसे सपोज टाटा स्टील, टाटा मोटर के रिजल्ट आ जाए या ना आए, उनका वैल्यूएशन या पी इतना कम होता है कि उनकी अर्निंग की वैल्यू कम है। अब टाटा मोटर का 2 बिलियन एक साल में लॉस होता है, फिर अगले साल 2 बिलियन का प्रॉफिट होता है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरा फॉर्मूला बेस्ट है कि हर वक्त, हर दिन, हर घंटे, हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल, सम 1/3 ऑफ द कंपनीज आर डूइंग मच बेटर देन द इंडेक्स। ओके, उस रिलेटिव में खेलो। इंडेक्स जो है जब बढ़ेगा तो वो आउट परफॉर्म, मतलब उतना बढ़ेंगी, गिरेगा तो कम गिरेंगी, या जो भी उसको ढूंढना है। क्योंकि जैसे अब टाटा स्टील का रिजल्ट आके आपका 950 रुपीज आया तो उसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि उसको 6 मल्टीपल देते हो या पता नहीं 3 देते हो आजकल, जो भी देते हो। सो बेसिकली 70-80% ऑफ द कंपनीज का एक्चुअली हमेशा नॉर्मली मिड टीन ग्रोथ होती है। आप ले लो फाइनेंशियल्स, मोस्टली कंज्यूमर, मोस्टली आईटी फार्मा टाइप, ये 13-15% में ग्रो होते हैं। फिर कुछ आते हैं ये कमोडिटी टाइप्स, या तो बिलियंस का प्रॉफिट बना रहे हैं या बिलियंस का लॉस बना रहे हैं। उनसे हमें लगता है कि पी इंडेक्स का बढ़ गया या घट गया, राइट। तो इसलिए हम सबको बोलते हैं कि जी आपको जो चीज़ महंगी लगती है उसको मत खरीदो ना। करेक्ट। इंडेक्स में 100 कंपनी का 50 जो भी ले लो, सो जो महंगी मत करो, दे विल ऑलवेज बी इनफ लेफ्ट। ओके, तो आपके कहने का मतलब ये कि जो भागने वाले घोड़े हैं आपको स्क्रीनिंग करनी है मेरे हिसाब से, रादर देन एब्सोल्यूट। आपको उसी 500 स्टॉक के यूनिवर्स की क्लीनिंग करनी है। एब्सोल्यूट में करोगे कि ये एब्सोल्यूट में जैसे 25p हो गया ना, ऐसे नहीं होएगा मेरे ख्याल, क्योंकि वो कोई स्टोरी होगी उस दिन की, वो स्टॉक क्यों 25p में है। आपको खाली रिलेटिव सॉर्टिंग करनी है, कह सकते हो, हम उसको एलिमिनेशन कहते हैं, बट इट्स लाइक अ सॉर्टिंग ऑफ द यूनिवर्स। तो ये एफआईएस का पिछले 4 महीनों से जो प्यार जागा है वापस से हमारे लिए, ये मतलब वो वैलेंटाइन डे वाला प्यार है कि मतलब लंबा शादी वादी करके? पहली बात तो ये है कि अगर आप लास्ट 20 ईयर्स लें, जितने भी, खाली 4 साल में नेगेटिव फ्लोज हैं, 2008, 11, 18 और लास्ट ईयर। सो नॉर्मली दे हैव टू बाय बिकॉज उनके नॉर्मली फ्लोज आ रहे हैं, राइट। तो अब वो मार्च से क्यों शुरू हुआ और जनवरी से नहीं हुआ, हु नोज, बट वन लॉजिक कुड बी कि दे फर्स्ट ट्राई टू प्ले चाइना रीबाउंड। वो 1 महीना चला, जनवरी का मंथ, वो लास्ट अक्टूबर शुरू हुआ था और वो फ्लॉप हो गया क्योंकि नई पॉलिसीज और आ गई या जो भी हो गया। उसके बाद दे फाइनली थ्रो इन द टॉवल, और चाइना का वेटेज इंडिया से डबल है इंडेक्स में। कोई भी इंडेक्स ले लीजिए उसका डबल है। इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में उनका 30, हमारा 14, तो उसी प्रोपोर्शन में सारे बेंचमार्क्स होंगे। सो वो अगर 30 का, मुझे लगता है 30 तो चांस ही नहीं है कि वो डालेंगे अब, बिकॉज इतने लोगों ने पब्लिकली आके बोला कि हम वी आर लुकिंग फॉर चाइना फ्री बेंचमार्क। कोई बोलता है कि मुझे चाइना में हमने फ्रीज कर दिया है, नए नहीं डाल रहे। बट अगर आप अज्यूम करो कि वो 30 का उन्होंने 25 कर दिया, 26 कर दिया, मेरे हिसाब से तो उससे कम करेंगे। उसका नेचुरल बेनिफिशियरी इंडिया है। बट अगेन स्टोरी ये नहीं हो सकती आप वहाँ फ्रस्ट्रेटेड हो इसलिए इंडिया आ जाओ। हम कहते हैं 3 स्टोरी हैं। इंडिया मार्केट हैज डन वेल ऑलवेज, इंडिया इज डूइंग वेल। आप अपनी मार्केट में फ्रस्ट्रेटेड हो इसलिए हमारे यहाँ आओगे तो खाली लिक्विडिटी में नहीं आओ। करेक्ट। बाकी दोनों को तो वो हो रहा है। पर्सनल और रैपिड फायर क्वेश्चन भी पूछने मुझे। पूछिए मिस्टर रामदेव से पहले पूछिए। पहले उनसे आप सारे क्वेश्चन उनसे पूछो, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो इसके लिए? दोनों को पूछूंगा। अच्छा सर, हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं, 25 साल आगे की। 25 साल पीछे जाकर अगर आपको रामदेव अग्रवाल में कोई एक चीज़ चेंज करनी हो, देखो समीर सर को टाइम मिल गया। समीर सर
सोचना चालू करिए सेम सर, जरूरी नहीं कि सेम सवाल आप पे आए। और आप पता चले ये सोचने लगे मैं कुछ और पूछ लिया तो रामदेव सर, तब तक मैंने भी थोड़ा आपको सोचने का टाइम दे दिया ये बोल के। बताएं सर, अगर 25 साल पहले वाले रामदेव अग्रवाल में आपको कोई एक चीज़ चेंज करनी हो, इम्प्रूव करनी हो, बदलनी हो, क्या होगी? मैं पर्सनली बताता हूँ। हाँ। हमने थोड़ा कॉर्पोरेट सोचना चालू कर दिया 98-99 से। क्या सोचना? कॉर्पोरेट। हाँ। मतलब हमको कंपनी बनानी थी जो हमसे बहुत आगे चले। मतलब आई वॉज फैसिनेटेड बाय मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, सिटी बैंक, मतलब $1 ट्रिलियन कंपनीज एंड ऑल। तो अब हम तो छोटे मोटे मक्खी थे, तो वो लेकिन सपना था वो कि उस टाइप का हमको कुछ बनाने का करे। उस चक्कर में 2003 में क्या किया हमने, कंपनी अलग कर दी, ऑपरेटिंग कंपनी एंड इन्वेस्टिंग कंपनी अलग कर दी। तो जो कैश फ्लो हमारे इन्वेस्टमेंट में आता था, तो 2003 से 2014 तक हमने कोई इक्विटी खरीदी नहीं फ्रॉम द कैश फ्लो, जो था वो था। लेकिन कंपनी की कमाई से हमने शेयर नहीं खरीदे। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट बुल रन वाज 2003 to 2008, वी डिडंट इन्वेस्ट। मतलब हम 2003 से 2014 तक जो हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो हमने इक्विटी में नहीं डाला। हमने किस में डाला? वो कैश फ्यूचर कुछ होता है क्या, समथिंग जहाँ पर आप वो 7-8% कमाने को, आर्बिट्राज। हाँ, वो बदला, वायदा करो। हाँ, वो भी अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ट्राई किया उसमें, याद बदला। तो हाँ, तो पैसा वहीं रहा। तो वो हमने 12 साल हमने इक्विटी में इन्वेस्ट किया। वो अमृत काल था, वो अमृत काल हमने मजा नहीं किया। हम उसमें मतलब पानी पिए हमने। तो वो जो अमृत पीने का चांस था वो मिस होगा। उसके कारण से जो आज जो है हमारा जो नेटवर्क 7,000 करोड़ के आसपास है, मेरे ख्याल से इट वुड हैव बीन मल्टीपल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पट द नंबर। सो उसके कारण से मेरे मालूम है कभी इक्विटी से बाहर रहने का नहीं। तो वो मैंने गलती किया 25 साल में। ओके, समीर सर, सेम सवाल है। मुझे पता चल गया था कि आपने सोचना बंद कर दिया है। मैंने कहा यही पूछता हूँ। अच्छा, ये 25 साल पहले मैं सोच रहा हूँ अब कि मैं अगर अलायंस को कन्विंस कर देता कि इंडिया बहुत अच्छी स्टोरी है और शॉर्ट टर्म ना देखें, बिकॉज वी वर नंबर 1 इन इक्विटीज, राइट, एंड 6 times मार्केट शेयर ऑफ HDFC म्यूचुअल फंड। तो अभी मैं उनको बताता हूँ, क्योंकि वो मेरे पार्टनर हैं हिलियोस में, वन ऑफ देम, तो कहते हैं आई फील लाइक वॉमिटिंग जब मैं कहता हूँ कि क्या साइज हो गया है इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। बट अदरवाइज बेट ऑन इंडिया इटसेल्फ हैज बीन परफेक्ट। रामदेव सर, आपसे बाद में पूछूंगा, दोनों को बराबर मौका मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब पहले पूछूं बाद में। सर, वन ऑफ द बेस्ट बेट जो आपको लगता है कि ये स्टॉक मैंने सही टाइम पर सही वक्त खरीदा और इसको मैंने प्रॉपर तरीके से इसमें पैसा बनाया है। वो तो मैंने, एंड वन ऑफ द वर्स्ट ऑल्सो, और वर्स्ट इन द सेंस चाहे इन्वेस्टमेंट वाला हो चाहे आपने मिस कर दिया हो, आइदर थिंग। सो वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम कि फास्ट रिटर्न में बना है जी 100 times। 100? वैसे तो HDFC बैंक में तो 1000 times हो गए होंगे, लेकिन वो 25 साल में बने, वो 2 साल में बने थे, 97 एंड से 99 एंड तक। इट वेंट 100 times। तो उस वक्त इन्फोसिस in that year was up 15 times, I think, in that peak. No, in 99 in Z was up 15 times, and maybe 98 में 6-7 होगा, तभी वो करके 100 हो गया था, and Infosys was up 4-5 times. तो I went to meet मोहनदास पाए, and मैंने कहा कि हम कितने साल तक आपको ऐसे सब्सिडाइज करते रहेंगे। तो those were rocking days of our life. worst में जी जो एक्चुअल लॉस मोटा हुआ है वो हुआ आर्शिया में, आर्शिया इंटरनेशनल। ओके, जिसमें मैंने सोचा था कि इट इज़ बिकॉज आई बाय स्टॉक्स विच आर बेटिंग, मतलब विच आर कंपीटिंग विद गवर्नमेंट, जैसे जी वॉज अगेंस्ट दूरदर्शन या भारती अगेंस्ट BSNL या HDFC अगेंस्ट द बैंक्स। तो उसमें आर्शिया आई थॉट वाज कंपीटिंग अगेंस्ट द पोर्ट्स, क्योंकि वहाँ क्लियरेंस वगैरह उसमें सबसे ज़्यादा। एनीथिंग मिस्ड अपॉर्चुनिटी, लाइक यार ये तो मेरी आंख के सामने था, मुझे पता ये बढ़ेगा, ये तो इतना बढ़े, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, मैंने कैसे मिस कर दिया? हमने ग्रुप मिस किया मोस्टली केमिकल अदर देन SRF, क्योंकि हमने केमिकल में आदत ही नहीं थी कि 30p 25p देने की, कोई ये तो हमें 4p पे हम धक्के मार के निकाल देते थे बाहर लोगों को। जी सर, आपके लिए भी सेम सवाल है कि कोई जो बेस्ट बेट, वर्स्ट बेट, कोई मिस अपॉर्चुनिटी? मिस तो बहुत है, लेकिन आई रिमेंबर आई गॉट टाइम। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले हुआ 91 में। 91 में मेरे को वैश्य बैंक 20 रुपये में खरीदा मैंने, 21 रुपये में 2500 शेयर खरीदे। अगले 18 महीने में, आपको ख्याल नहीं होगा, 1990 to 92 19 मंथ्स में मार्केट वेंट अप बाई 6x। 700 वाला इंडेक्स गया 4200। ये मेरे ख्याल से हिस्ट्री में कहीं नहीं होगा।
आई डोंट नो अबाउट द अदर मार्केट्स, बट मेरे को नहीं लगता कहीं पर 7 गुना मतलब इंडेक्स बढ़ाओ। वो एक अलग ही काल था, पता नहीं। ये 92 में 91 92 हर्षद मेहता हर्षवर्धन बुलरन, वो मेरे ख्याल से कभी रिपीट भी नहीं हो सकता विद द चेक्स एंड बैलेंसेस, इट कैन नॉट बी रिपीटेड। तो उस समय क्या हुआ था, मैंने एक कंपनी खरीदी थी वैश्य बैंक 21 रुपये में। उसका भाव मेरे ख्याल से 1.5-2 साल के अंदर जो है ना हो गया 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, सॉरी 2,500 रुपये। 21 का 2,500, 2,500 ओके। अच्छा, अब देखिए उसमें हुआ क्या। अब उसको हमको बेंगलोर में खाली लिस्टेड था वो, तो उसको बेचने का था। हमने बेचा, नहीं उसको भाव गिरना चालू हुआ, तो मैंने 600-500 बेच दिया। उसको भेजे हमने, शेयर घूम गया शेयर घूम गया। फिर 6 महीने में हमने उसको डुप्लीकेट निकाले। वो 600 वाला जो है वापस 2,500 रुपये का। क्या बात है, कैन यू बिलीव दिस। सो ये क्या है कि बाजार जो है, ये इंडियन मार्केट है, पैसा कमाना ही बहुत मुश्किल है। ये अमेजिंग है मार्केट। गलती करके भी पैसे बनते हैं। क्या बात कर रहे हैं, सब सही सही कह रहे हैं सर, वाह। मैं रियल कहानी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ओके, एंड द वर्स्ट। वर्स्ट तो बहुत है। नहीं ज़्यादा नहीं सर, एक ही जानना है मुझे। मैंने इन्फोसिस बेचा, खरीदा मैं 900 रुपये में और 11,000 से बेचना चालू किया। 2,000 का इसमें आई कुड वेरी क्लियरली सी ये बस होने वाला है। अच्छा। लेकिन हमारी तो आदत थी, आज बेचो और अभी कभी खरीदो दूसरा। तो हमने सस्ती टेक कंपनी खरीदी, जयपुर की। वो लिस्टेड भी था यहाँ पर, पता नहीं कहाँ लिस्टेड था वो। तो उसको सब मोतीलाल जी बुला के अहमदाबाद, हैदराबाद, कहीं से इकट्ठे करके 450 रुपये में खरीदा। अभी भी वो कंपनी 4 रुपये का दाम है। अच्छा, भाव तो आ रहा है ना सर, लेकिन पूरा खत्म हो गया जितना भी। वो मैं बोलता हूँ टाइमिंग जो करते हैं ना, उनका सब बर्बाद हो जाता है। अच्छी कंपनी से निकल के ख़राब कंपनी में जाना, मतलब वो हमारी आदत थी खरीदने के शेयर। तो हमने 100 पी का बेच के हमने 15 पी का खरीदा, वो 15 पी का 0 हो गया। वो शराबी फिल्म में डायलॉग है ना अमिताभ का, आज उतनी मैं बची है मैं खाने में जितनी कभी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो जितनी आप उस स्टॉक को खरीदने के लिए ब्रोकरेज देते थे, वही आज भाव रही है। अच्छा, कोई ऐसा स्टॉक ऐसा जो आपको लगता है सामने ही था, ये तो मतलब लपक के लेना था, इसमें तो मतलब ऐसा परसेंटेज में स्टेक लेनी थी, मैंने कैसे मिस कर दिया? तो HDFC बैंक ही था, हमने एक्चुअली लिया था 95 में। मैंने HSBC बैंक देखा था हांगकांग में, उसका इतना फैसिनेटिंग लगता था ऐसा ऊपर जाने का, फर्स्ट फ्लोर में दैट एस्केलेटर यू गो इन HSBC बैंक इन हांगकांग। मैं बोला एक ही बैंक ऐसा बन सकता है, वो HDFC बैंक। ये सपना आया था मेरे को। तो 40 रुपये मैंने 5.5 लाख शेयर खरीदे। तो फिर उसके बाद जो है मतलब सब हमने 52 रुपये 52.5 रुपये में बेचा। उसके बाद 52.25 का ही भाव नहीं हुआ। सो वो पूरा, फिर उसके बाद हम वापस एंट्री किए 2003 में, 4-5 साल 6 साल, और उसके बाद तो हमने इक्विटी खरीदा ही नहीं। मतलब वो सब क्लाइंट के पैसे PMS इसमें उसमें खरीदे। लेकिन वो जो एक ये था, यदि वो जो कन्विक्शन था 95 में, वो यदि मैं कंटिन्यू रखता तो वही कुछ हुआ था। क्या बात। सो वो एक बहुत बड़ा मिस आउट हुआ। तो रामदेव सर जो कह रहे हैं ना कि उनको सपना आया था, तो रामदेव सर के सपने की डेफिनेशन में दे दूं आपको कि सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से आप सोते हुए देखते हैं। इनके सपने वो होते हैं जो इनकी नींद उड़ा दे, आंखें खुली रखे तब तक जब तक कि वो आप हासिल न कर लें। सपनों में फ़र्क है सर, राइट, बिल्कुल। कोई एक ऐसी चीज़ आप जिनको गुरु मानते हैं और जिनसे आपने सीखी और वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रही हो कि बस ये मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया, बताया और मैंने जीवन में उतारा, जिससे आज मैं रामदेव अग्रवाल हूँ? देखिए, एज फार एज इन्वेस्टिंग इज कंसर्न, बफेट साहब ऑल द वे मतलब वॉरेन बफेट साहब 95 में पहली बार उनका नाम सुना, 94 में। उसके पहले तो मैं कहता मैं बहुत होशियार हूँ। खास बात तो ये है कि मतलब मैं सब कुछ पढ़ गया हूँ, 250 बैलेंस शीट का मैं अपना खुद का लाइब्रेरी रखता था जी। तो सब कुछ किया था, लेकिन एक्चुअली इन्वेस्टिंग नहीं आता था। जब उसके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़े, उस समय वो भी बहुत कलर में थे। अभी 10-15 साल से उनका कलर थोड़ा ख़राब हो गया है, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। बट 94 मतलब पूरा डिकेड ऑफ 91 to 2000, आई मीन व्हाट ही बिकेम इन दैट 80 to 2000। तो उस पीरियड में क्या था, उनका जलवा भी था और पहला बुक उस समय आया भी था उस समय।
Making of a Capitalist by Robert Hangstrom, that came at that point of time. I think you gave me that book at that time. Yeah, so वो उस समय चालू हुआ था. वो रिमाइंड ही करने कि आपको वापस लौटानी है अभी. गिफ्ट दी थी जी. जी सर. सो उस समय जो है मतलब मैंने जब उनके मैं पूरा का पूरा 1965 से जो उनका एनुअल रिपोर्ट था पूरा सवेरे 5 बजे सवेरे उठ के पढ़ता था मैं. और उस समय अमेरिका के बारे में हमको मालूम क्या था कुछ नहीं. Correct. लेकिन पूरा एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ने का अभी भी वो मेरा जीरोक्स कॉपी का बंडल रखा हुआ है जिससे मैं पढ़ा पूरा. Wow. तो वो उसने पूरा ट्रांसफॉर्म ही कर दिया. नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टिंग. सी आपको अडॉप्ट तो करना पड़ेगा. कोई गुरु से सीख सकते हैं आप, सीखना ही है, लेकिन एग्जीक्यूट तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा. यहाँ का लोकल कंडीशन क्या है, अमेरिका बहुत अलग जगह है, कंपनीज अलग है. वी कैन नॉट कॉपी द कंपनीज हियर. सो वी हैव टू फाइंड आवर ओन. मतलब यहाँ के जो फ्रेंचाइजेज हैं, जो मतलब जो उसके जो सीख है वो इंटरलाइज करने का काम मतलब बफेट साहब ने किया. और हमने वेल्थ, और उसके बाद क्या किया, हमने वेल्थ क्रिएशन स्टडी किया हर साल. राइट. दैट हैज़ बीन द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर मी. क्योंकि 2-3 महीना हम जो उसमें लगाते हैं उसमें वो सब्जेक्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर आता है. सो ऐसा मतलब बट आई डोंट थिंक, आई मीन ऑफकोर्स संजय भट्टाचार्य डियर फ्रेंड, ही हेल्प मी इंट्रोड्यूस बफेट. एंड उससे लड़ाई झगड़ा काफ़ी करते रहते हैं. वो उसको बिलीव नहीं करता, उसके अगेंस्ट में बात करेगा. मैं उसके गुरुदेव के बारे में बात करता हूँ. तो अच्छा काफ़ी मेरे भी कंसेप्ट क्लियर होते रहते हैं. राइट. सो ये दोनों ने काफ़ी हेल्प किया. तो मतलब कोच आपको टेक्निक सिखा सकता है लेकिन जाकर मैदान में खेलना आपको ही है. गुरु आपको ज्ञान दे सकता है, शिक्षा दे सकता है, लेकिन एग्जाम आपको ही लिखना है, पास आपको ही होना है. दूसरा क्या है, मैं ज़्यादा भटका नहीं. भटके नहीं मतलब 25 गुरु के पास जा रहे हैं कि अच्छा. भैया ये ठीक कर रहा है कि नहीं, वो ठीक कर रहा है. भाई नहीं, मेरे पास एक ही गुरु है, मैं उसके पास ही जाऊँगा. अच्छा. हाँ, मैं वो एकदम सिस्टम से बहुत, क्योंकि देखो आप शुरू में जा रहे हो, आपको खुद को समझ नहीं है. अभी 3 आदमी 3 तरीके से बोलते हैं. कोई बोलता है लॉन्ग करो, कोई बोलता है शॉर्ट करो, कोई बोलता है परमानेंट रखे रहो. अरे भाई मैं करूँ क्या? लेकिन वो जैसे वो टेक्निकल वाले होते हैं ना, ये 1900 के ऊपर जाएगा तो 2000 जाएगा, और 1800 के नीचे जाएगा तो 1700 हो जाएगा. अरे मैं करूँ क्या बाप? सर आपके लिए सेम ही सवाल है. मुझे तो पता भी नहीं आप गुरु किसको मानते हैं. मैं खाली बुक्स को गुरु मानता हूँ. हाँ. क्योंकि मैंने एक से मैं पूरा इन्फ्लुएंस नहीं हुआ. वही मैंने आज भी प्रेजेंट किया था कि हम कहते हैं कि ग्रोथ की भी लॉजिक है, वैल्यू की भी लॉजिक है. मतलब कोई कॉन्सेंट्रेटेड पता नहीं कैसे शुरू हुआ, बट कोई भी फिलॉसफी, स्टॉक, किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं किया. मे बी ये समझ आ गई कि मार्केट अपने आप ही अच्छा करती है. अब लॉजिकली सोचो, 500 स्टॉक इंडेक्स है. इन थियोरी अगर मैं 15 गंदे स्टॉक्स ना खरीदूं जिनको मैं अलग अलग तरीके से डिफाइन करूं, एक मैं कहूं मोस्ट लेवरेज्ड, एक बोलूं जिसकी बड़ी पुअर हिस्ट्री है, एक बोलो जिसकी बड़ी हाई वैल्यूएशन है, एक और मैं 15 स्टॉक्स ना लूं और 485 स्टॉक्स ले लूं, विल आई नॉट ऑलवेज बीट द इंडेक्स? लेकिन अगर मैं 15 के जो मैं रिजेक्ट करूं या 50 रिजेक्ट करूं लेट्स से, उनका सेम फैक्टर पे ना करूं, क्योंकि सेम फैक्टर में हो सकता है वो फैक्टर उस दिन वैलिड ना हो. कभी आपने कहा कि मैं लेवरेज स्टॉक्स नहीं लूंगा लेकिन इंटरेस्ट रेट कट जाए तो वो खाली वो वाले स्टॉक्स बढ़ जाएं. बट इफ आई जस्ट चोज 50 स्टॉक्स और 100 स्टॉक्स जो भी, बट 400 ले लूं और कहूँ 5 स्टॉक मोस्ट एक्सपेंसिव नहीं लूंगा, 5 स्टॉक्स मोस्ट लेवरेज नहीं लूंगा, 5 स्टॉक जिनकी हिस्ट्री बड़ी खराब है, 5 जिनकी ग्रोथ मुझे लगता है अभी गंदी है, 5 का कुछ अकाउंट, जो भी 100% ऑफ द टाइम आई थिंक आई विल आउट परफॉर्म. तो वो समहाउ ये लॉजिक उस वक्त इतनी क्रिस्टलाइज नहीं हुई थी, बट मैं उसी फैसिनेशन से बफेट को पढ़ा, उसी से लिंच को, उसी से सोरोस को, और सब लगते थे बड़े अच्छे हैं. लेकिन तो हम तो हलवा बना के, खिचड़ी बना के काम करते हैं. क्या बात है. एक कोई गुरु मंत्र जो हमारे सारे यहाँ पर ऑडियंस है उनके लिए, कि भाई लाइफ के लिहाज से, मार्केट के लिहाज से, पर्सनली, प्रोफेशनली, क्या चीज़ ऐसी है जो थोड़ा अंदर कर लें तो जिंदगी में आगे काम आएगी? मतलब आप ये मत समझो आप रामदेव अग्रवाल, आप बाबा रामदेव हो, ऐसा समझो. अब आपको ज्ञान देना है सर. आई थिंक समीर गो फर्स्ट. मैंने तो जी अपनी टैगलाइन बनाई है, ये थिंक बुलिश. ये खाली मार्केट के लिए नहीं है, ये लाइफ के लिए भी चल सकती है. लाइफ में थिंक बुलिश अबाउट लाइफ एवरी टाइम. बहुत बढ़िया. थिंक बुलिश इज अ माइंडसेट. एब्सोल्युटली, स्टेट ऑफ माइंड. आप हमेशा पॉजिटिव रहें, बुलिश रहें, एनर्जेटिक रहें, ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड होनी चाहिए सर.
सो आई मीन ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन, बी ऑप्टिमिस्ट। बी ऑप्टिमिस्ट। बी ऑप्टिमिस्ट। ये क्या, बहुत सारे लोग आते हैं इतना दिमाग घुमाते हैं ना, पढ़ी ली न्यूज़, वो इकोनॉमिक्स टाइप का मैगजीन पढ़ो तो ऐसा लगता है दुनिया डूबने वाला पूरा करें। सो and world is actually prospering at a very rapid pace. World is prospering. Right. India is also prospering. But world is prospering at 5-6% dollar per year. 15 साल में world जो है ना from $100 trillion will go to $200 trillion. Almost guaranteed है. Very high probability. तो इसमें मतलब be optimist. रामदेव सर और समीर सर के साथ बात करके हमें हमेशा सीखने को मिलता है, और मैं कई बार बोलता हूँ सर कि अगर मैं आप दोनों जैसा 2, 5, 10% भी हो जाऊं तो हमारा जीवन सफल है।